पार्ट 1 में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़े थे कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, गुलाम वंश का उत्पत्ति मतलब कहाँ से हुआ, ये सब देखे थे। अफ़गान किस तरह, सिंध और उसके बाद भारत में। उसके बाद इसके प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके संस्थापक के बारे में पढ़े थे, और इनका लड़का था आराम शाह। तो आराम शाह के बारे में देखे थे कि आराम शाह एक अयोग्य शासक था, मतलब वो शासन चलाने योग्य नहीं था, परंतु यहाँ पर जो दो राजा थे मतलब प्रशासक थे, यहाँ पर थे ताजुद्दीन याल्दूज अफ़गान वाले क्षेत्र पर, और सिंध वाले क्षेत्र पर नसरुद्दीन काबाचा थे। इन दोनों के बारे में और डिटेल्स जो था वो हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो ताजुद्दीन याल्दूज और नसरुद्दीन काबाचा यहाँ पर थे। इनकी सहायता से आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था राजा बना था, जो अयोग्य था। दिल्ली की जनता किसे चाहती थी? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कौन था? तो उसमें भी हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। जब इल्तुतमिश आराम शाह को हटाकर गद्दी पर बैठा तो जाहिर सी बात थी कि काबाचा और याल्दूज इनके खिलाफ थे इल्तुतमिश के, कि इल्तुतमिश राजा माने सुल्तान नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने आराम शाह को हटाकर गद्दी हथिया ली, यानी दिल्ली के गद्दी पर अब कौन बैठ चुका था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले नासरुद्दीन काबाचा ने 1218 ईस्वी पे इस पर हमला किया। किस पर? इल्तुतमिश पर। 1218 में काबाचा जो थे सबसे पहले इल्तुतमिश से हमला किए, तो इल्तुतमिश ने काबाचा को हरा दिया। उसके बाद बारी थी किसकी? ताजुद्दीन याल्दूज। तो 1226 में ताजुद्दीन याल्दूज जो था इल्तुतमिश पर हमला किया। इसे तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह तराइन के मैदान में मतलब तराइन क्षेत्र जो है यहाँ पर लड़ा गया था। तो पूरा गुलाम वंश जो था अभी तक यहाँ तक फैल चुका था, यानी गुजरात भी जीता जाए। यहाँ गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर सिंध और गौर राजवंश जो था अफगानिस्तान में, उस सब किसके वो गौर में आ गया था। यहाँ पर काबाचा शासन कर रहे थे और यहाँ गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश जो था अब धीरे धीरे मतलब फैल रहा था। तो ताजुद्दीन याल्दूज को और काबाचा को दोनों को हरा कर रास्ता साफ हो गया था। किसका? इल्तुतमिश का। 1226 में एक युद्ध नहीं और 2 युद्ध हुआ था। 1226 में ही इल्तुतमिश ने बंगाल को जीता था, और 1226 में ही यहाँ पर रणथंभौर था। रणथंभौर यानी राजस्थान में रणथंभौर जगह का नाम है। यहाँ पर जो परमार वंश था, कौन वंश? परमार वंश, जिनकी राजधानी मंदसौर थी। तो मंदसौर पर किसका शासन हो गया? इल्तुतमिश का। यानी परमार वंश को हराकर अब राजस्थान का रणथंभौर वाला जो क्षेत्र था वो सब गुलाम वंश के अंतर्गत आ गया। यानी इल्तुतमिश के राजा बनने पर मतलब हम लोग 3 युद्ध याद रखेंगे, 3-4 युद्ध था। 1218 में काबाचा को हराया था, 1226 में याल्दूज को, 1226 में ही बंगाल को विजय प्राप्त किया था, और 1226 में ही रणथंभौर यानी राजस्थान को जीत लिया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में अब पहला राजा था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि ली थी। अब क्यों ली थी? चूँकि इसके पहले जितने भी सुल्तान हुए थे वे सारे गौर राजवंश से, गौर जो था यहाँ पर मतलब काबाचा हो गए चाहे याल्दूज हो गए, तो इन लोगों से ही राजा के प्रमाण पत्र लेते थे। मतलब कि उपाधि पद जो था कौन नवाजता था? तो ये लोग गौर राजवंश। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश जो था गौर राजवंशों को हरा कर सुल्तान बना था, तो इसीलिए ये लोग तो जाहिर सी बात है कि इनको एक पद देंगे नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती बना था। तो इसीलिए बगदाद के जो खलीफा थे उनसे इन्होंने सुल्तान पद हासिल किया था। तो दिल्ली डायनेस्टी में मतलब कि दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली थी। उसके बाद और इनके बारे में होता है कि अब प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने
40 तुर्क सरदारों का, मतलब 40 तुर्क सरदार थे जो अमीर थे, इनका एक दल बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? तो 40 तुर्क सरदार थे। तो एग्जाम में पूछता है कि 40 तुर्क सरदार का जो दल था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रशासन को सुचारू रूप से यानी सही तरीके से चलाने के लिए या कोई इन पर उंगली न उठाए, चूँकि इल्तुतमिश गुलाम भी थे, तो इसलिए इन्होंने 40 आदमी का एक समूह बना दिया था जो काफ़ी अमीर थे और काफ़ी मजबूत संगठन हो गया था। यानी पूरा राज पर यानी जितना साम्राज्य था उन सब पर इस 40 तुर्क सरदारों का प्रभाव था। अब उसके बाद यानी 40 तुर्क चहलगामी के बाद इन्होंने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मंगोल आक्रमण को विफल किया था क्योंकि दिल्ली को मंगोलों से बचाने में इल्तुतमिश का नाम आता है कि दिल्ली को मंगोलों से बचाए रखा। मंगोल कौन थे? तो मंगोल दुनिया का प्रथम आतंकवादी संगठन था। मंगोल जो थे वो दुनिया के प्रथम आतंकवादी संगठन थे। जैसे मतलब इसको आतंकवादी बोल सकते हैं, एक प्रकार के डाकू थे जो क्या कोई भी राज्य अगर कमज़ोर देखते थे कि छीन-बीन हो गया, कमज़ोर हो गया, उस पर हमला करके सारी धन संपत्ति वहाँ के लूट लेते थे। तो मंगोलों का काम था कि आक्रमण करके लूट लेना। तो इसीलिए इनको बोला जाएगा कि प्रथम आतंकवादी संगठन कौन था? मंगोल। तो मंगोलों में प्रथम आतंकवादी माने या उनके प्रथम जो प्रशासक थे, प्रशासक नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जो इसमें मेन थे उसमें चंगेज खां थे, उलू खां, उसके बाद तैमूर लंग। इन लोगों का नाम मतलब फर्स्ट में आता है, उल्लेखनीय है कि चंगेज खां और उलू खां, तैमूर लंग, ये सब आतंकवादी संगठन से मतलब मंगोल थे। और मंगोल इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि चाइना के मंगोल यहाँ पर चाइना में एक पड़ता है मंगोलिया, तो मंगोलिया के निवासी थे, वहीं पे लोग रहते थे, इसलिए इन्हें मंगोल कहा जाता। गोबी मरुस्थल में इन लोग का निवास स्थान था। एक और बात था, मतलब मंगोलों से तो दिल्ली को बचाए रखा। बाद में अब इल्तुतमिश के समय जो मंगोल थे वो चंगेज खां थे। चंगेज खां मंगोल थे किसके समय? इल्तुतमिश। इनसे बार बार झड़प होती थी, लेकिन बाद में अंत में जाकर दोनों के बीच संधि हो गई। अब मंगोलों का आक्रमण बंद हो चुका था। एक और बात था कि हम लोग देखे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहाँ दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर यहाँ था, तो लाहौर इसकी राजधानी थी। लेकिन इल्तुतमिश जो था अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर कहाँ लेकर आ गया? दिल्ली। या एग्ज़ाम में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लेकर आया था गुलाम वंश में? तो इल्तुतमिश सबसे पहले लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर आया था। उसके बाद इसके द्वारा कुछ करवाए गए निर्माण कार्य थे। जैसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहे थे, तब मतलब निर्माणाधीन था, अभी बन ही रहा था, तब तक उन पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिरकर उनकी देहांत हो गई थी। तो निर्माण कार्य अभी अधूरा था। तब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कौन पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश। यानी कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था, यानी और 2 मंजिल जो ऊपर था उसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। तो एग्जाम में पूछता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश था। उसके बाद इनके द्वारा बनवाया गया एक और था कि अपना मकबरा इन्होंने खुद बनवाया था कि अगर हम मर जाएं तो मरने के बाद मुझे इसी मकबरा में दफना दिया जाए। इसीलिए मकबरा प्रथा का सबसे प्रथम शासक, जो मकबरा प्रथा का चलन हुआ था, इल्तुतमिश को माना जाता है कि इल्तुतमिश ने ही मकबरा प्रथा का चलन स्टार्ट किया था। और बाद में इनके मरने के बाद इन्हीं मकबरा में इनको दफनाया भी गया था। उसके बाद अपने शासन के दौरान इन्होंने सिक्के चलवाए थे, चांदी के और तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के जो चलवाए थे उनका नाम था टाका। चांदी के सिक्के चलवाए थे उनका नाम था टाका। और तांबे का सिक्का चलवाए थे तो तांबे के सिक्का का नाम था जीतल।
एग्ज़ाम में ही, एग्ज़ाम भी उसे मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि इल्तुतमिश के समय चांदी के सिक्के जो चलवाए गए थे उनका क्या नाम था, तो टका था। और तांबे का जो सिक्का चलवाया गया था उसका क्या नाम था, तो जीतल था। उसके बाद अब इल्तुतमिश के बारे में, इनके मरने के बाद उनके बनाए गए मकबरे में क्या हो गया, दफना दिया गया था। और इन्होंने एक और कार्य किया था अपने समय में कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में प्रशासन को बांट दिया था। छोटे छोटे इकाई में इनको क्या कर दिया था, बांट दिया था। जैसे होता है कि राज्य के बाद जिला, जिला के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया था कि अपने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया था। उस इकाई को इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्ता। इसलिए इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अब इनके दरबार में एक कवि रहा करते थे, मतलब लेखक थे, उनका नाम था मिनहाज उल सिराज। मिनहाजुल सिराज नाम के एक लेखक रहते थे। इनका नाम बस याद रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनके दरबार में रहते थे। इल्तुतमिश का काल जो था 1210 से 1236 तक था। 1210 से 1236 तक था। 1236 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पहले इन्होंने, इनके परिवार में पहले देखेंगे, इनकी फैमिली में, तो इनकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इनकी बीबी थी। इनके अब कहीं कहीं इतिहास में देता है कि इनके 4 पुत्र थे, कहीं कहीं 3 पुत्र थे, 1 पुत्री थी, कहीं 4 पुत्र 1 पुत्री देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी पुत्रों का नाम, 1 नंबर में इनका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज। 2 नंबर लड़का था इनका नसरुद्दीन महमूद। 3 नंबर में बहराम शाह, और एक लड़की थी रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकारी का सबसे बड़ा समस्या था कि इल्तुतमिश के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इन चारों लड़कों में देखेंगे, 3 लड़के और 1 लड़की में, तो रुकनुद्दीन फिरोज था जो था अयोग्य शासक था, मतलब योग्य नहीं था, बेवकूफ़ था, मतलब चलाने में उतना सक्षम नहीं था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो था 1229 में बंगाल अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका लड़का जो था योग्य था, चलाने लायक था शासन, लेकिन 1229 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बहराम शाह छोटा था, काफ़ी छोटा था, शासन चलाने योग्य नहीं था। अब एक लड़की थी इनकी रजिया, इसको रजिया सुल्तान बोला जाता है। सुल्तान बनने के बाद रजिया जो थी काफ़ी समझदार और मतलब होशियार लड़की थी प्रशासन चलाने में। एक बार क्या हुआ था कि इल्तुतमिश गया था गुजरात विजय करने, मतलब अभियान पर, तो दिल्ली का शासन कुछ समय के लिए रजिया को सौंप कर गया था। तो रजिया ने उस समय अल्प समय में ही काफ़ी अच्छा मतलब प्रशासन चलाया था, जिससे इल्तुतमिश को लगता था कि मेरी लड़की जो है यानी रजिया, अगर वह सुल्तान बने तो जो शासन है, प्रशासन अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जब 1236 में इनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर जो 40 तुर्क सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़की, चाहे इनके दरबार में जो सरदार रहते थे वो लोग भी नहीं चाहते थे कोई लड़की हम प्रशासन करे, यानी लड़की के सामने हम लोग को सर झुकाना पड़े। इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया रजिया का, और रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। अब सुल्तान बन चुका है कौन, रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो था, रुकनुद्दीन फिरोज 7-8 महीना रहा था अपने शासन के दौरान। उसके बाद इसको हटा दिया गया, चूँकि अयोग्य शासन था। जब जितने दिन रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान मतलब शासन पर छाई रही। शाह तुर्कान इल्तुतमिश के पत्नी हुई, और इसकी रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी शाह तुर्कान। लेकिन शाह तुर्कान एक दासी थी, दासी से इल्तुतमिश ने शादी की थी। काफ़ी महत्वाकांक्षी महिला थी और क्रूर और अत्याचारी थी। जब रुकनुद्दीन फिरोज शासन पर बैठा, यानी गद्दी पर जब बैठा, तो इसकी माँ शाह तुर्कान
इसको नाम मात्र का सुल्तान बनाकर और गद्दी अपने हाथ में ले ली थी और दिल्ली के जनता पर काफ़ी अत्याचार करती थी, जिससे दिल्ली के जनता में आक्रोश फैल गया कि इसको हटाया जाए। तो दिल्ली के जनता के आंदोलन के चलते इसको क्या किया गया कि हटाकर और रज़िया सुल्तान को 7-8 महीना में इसको हटाकर रज़िया को बना दिया गया सुल्तान। अब रज़िया के गद्दी पर बैठते ही इतिहास में एक बड़ा अच्छा नाम जुड़ जाता है कि भारत के महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान थी। तब 1236 से 1240 तक इनका शासन रहा था। हालांकि रज़िया सुल्तान जो थी वो अपने शासन के दौरान हमेशा मतलब हलचल ही था, जब से बनी थी। मुस्लिम धर्म में लड़की जो है बुर्का पहनती थी उस समय, अभी भी पहनती है लोग, मतलब बुर्का पहनकर हमेशा रहती थी रज़िया सुल्तान। लेकिन जैसे ही सुल्तान बनी तो उन्होंने बुर्का का त्याग कर दिया और पुरुषों की तरह टोपी और चोगा पहनकर दरबार में आने लगी। इससे जो तुर्क सुल्तान और जो कट्टरपंथी, जो धार्मिक कट्टरपंथ के लोग थे, उन लोगों को यह बात नागवार गुजरी कि यह काम जो है रज़िया ठीक नहीं कर रही है, मतलब कि बुर्का त्याग कर और चोगा पहनकर और टोपी पहनकर दरबार में खुले मुँह आ रही थी। और साथ ही जब रज़िया आती थी तो जाहिर सी बात है सुल्तान है, तब बाकी सब लोग क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे और सिजदा में सर झुकाते हैं। इस तरह करते हैं राजा लोग को, तो उसको सिजदा बोला जाता है। तो सिजदा में लोग सर झुकाते थे। यह बात जो थी वहाँ पर कट्टरपंथी जो लोग थे, उन लोगों को यह बात गवारा नहीं गुजर रही थी कि एक महिला होकर हम लोग के सामने सिजदा, मतलब हम लोग को सिजदा करना पड़ रहा है। दूसरा कारण एक और, मतलब प्रथम कारण यह हो गया कि महिला होकर और जो इस तरह से आ रही थी खुले मुंह, बाकी लोगों को यह बात पच नहीं रहा था। हालांकि कुछ लोग तो 40 जो तुर्क सुल्तान थे उन लोगों को तो पहले से ही असंतुष्ट थे वो लोग कि रज़िया सुल्तान नहीं बनेगी, लेकिन दिल्ली के जनता के दबाव में रज़िया को सुल्तान बना दिया गया। और दूसरा कारण था कि इनका थोड़ा आचरण जो था, इनकी शादी हुई थी अल्तुनिया से। अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया अस्बिनियाई शासक था। अस्बिनियाई शासक था। अस्बिनियाई मतलब अस्बिनिया एगो देश का नाम है, वहाँ के लोग को अस्बिनियाई बोलते हैं। आज नया इसका नाम है इथोपिया। तो वहाँ का था। तो इसे अल्तुनिया से इसकी शादी हुई थी, लेकिन इनका प्रेम संबंध जो था याकूब के साथ था। याकूब के साथ इनका प्रेम संबंध काफ़ी चर्चों में रहा था, मतलब दिल्ली में काफ़ी चर्चा में रहा था कि शादी अल्तुनिया से और प्रेम संबंध जो है किसके साथ है? याकूब के साथ है। तो इससे भी लोग क्या हुए थे, मतलब रोष हुए थे कि ये काम ठीक नहीं करे, चूँकि राज दरबार का मामला था। अब क्या हुआ कि इनके मतलब राज दरबार में बस यही घटना हुई थी कि इनका प्रशासन मतलब हलचल के तौर पर ही गुजरा कि 1236 से 1240 तक प्रशासन संभालने में ही इनका शासन निकल गया। क्या हुआ कि 1240 में जब मेरठ से दिल्ली आ रही थी तो कैथल नामक जगह पर रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई। अब कई बार इतिहास में बोला जाता है कि रज़िया सुल्तान की हत्या 40 तुर्क सरदारों ने ही साजिश करके रज़िया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो दिल्ली से मेरठ आते समय कैथल नाम के एक जगह पड़ता है, तो कैथल नाम जगह पर रज़िया और अल्तुनिया की हत्या 1240 में कर दी गई। अब यहाँ से रज़िया के मृत्यु के बाद अब शासन की जिम्मेवारी जो थी वो किसके हाथों में आ गई? तो जो इल्तुतमिश के समय सबसे छोटा पुत्र था बहराम शाह उस समय छोटा था, तो बहराम शाह को ही गद्दी पर बैठाया गया। अब बहराम शाह यानी रज़िया सुल्तान के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। तो बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक ही शासन किया। इसके शासन में कुछ खास नहीं था, इसके बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद बहराम शाह के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय भी कोई खास अलाउद्दीन मसूद शाह तो इनका शासन जो है 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। इसमें कोई खास नहीं है, बस इनके शासन में एक नया पद जुड़ा था, एक सेना में एक पद जुड़ा था जिसका नाम था नायब नाम का एक पद जोड़े थे। लेकिन हाँ, एक बात इसके शासन में हुआ था कि बलबन जो था, बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह के समय से ही अपनी शक्ति मजबूत करने लगा था।
अब अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन अमीर ए हाजी पद पर था। अमीर ए हाजी एक पद होता था जो काफ़ी राजा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पद होता था, अमीर ए हाजी। यहीं से बलबन अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और षड्यंत्र द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर जेल में कारागार में डलवा दिया और कारागार में ही अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगर बलबन चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन बलबन एक गुलाम था और वैसा भी गुलाम था जिसे देखकर सब हंसा। मतलब उनके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बलबन के बारे पढ़ेंगे अभी देखते हैं कि वह गुलाम था, अगर चाहता तो वहाँ राजा बन सकता था, लेकिन वह राजा नहीं बन के एक नसरुद्दीन महमूद जो थे उनको राजा बनाया। नसरुद्दीन महमूद को क्यों राजा बनाया? तो नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश से संबंधित थे, इसीलिए नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया गया। लेकिन इनके पीछे एक स्टोरी है कि एक ऐसे राजा थे जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। मतलब टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे और कुछ किताबों को नकल करके बाज़ार में बेचा करते थे, मतलब लिख के, तो उसको राजा बना दिया। अब गुलाम वंश का राजा कौन बन चुका था? सुल्तान नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद के राजा बनने से अब सारी शक्ति जो थी बलबन के हाथों में आ गई थी। मतलब एक्चुअल राजा कौन हो गया? बलबन। यानी 1246 से 1265 तक, कहीं कहीं 66 भी देता है, 1246 से 1265 या 1266 तक कौन शासन किया? नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद के शासन के दौरान सारी शक्ति किसके हाथों में आ गई थी? बलबन के हाथों में आ गई थी। अब क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद के साथ अपना रिलेशन जोड़ने के लिए क्या कर दिया बलबन की, अपनी बेटी से नसरुद्दीन महमूद की शादी करा दी। अब नसरुद्दीन महमूद की शादी हो चुकी थी किससे? बलबन से। बलबन तब बलबन क्या बन गया? अब माने बलबन क्या बन गया? नसरुद्दीन महमूद का ससुर बन गया। ससुर, अपनी बेटी से शादी करा दी थी किसकी? नसरुद्दीन महमूद की, तो मतलब ससुर बन गया, मतलब उस शासन का वह भी अंग हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि 1265 में नसरुद्दीन महमूद की हत्या करवा के शासन पर कौन बैठ गया? बलबन। अब उसका नाम गियासुद्दीन बलबन के नाम से शासन पर बैठता है, गियासुद्दीन बलबन। इसका ओरिजिनल नाम बहाउद्दीन था। गियासुद्दीन बलबन कब से कब ले रहता है? 1265 से 1286 या 87 भी कहीं कहीं देता है, तो 87 मानेंगे। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके दिल्ली के गद्दी पर बैठते ही, चूँकि गियासुद्दीन बलबन एक क्या था? गुलाम था। तो एक गियासुद्दीन बलबन एक ऐसा सुल्तान था जो अपने शासनकाल में 5 सुल्तानों को देखा था। बलबन कब खरीद कर आया था? गुलाम था। इसको कौन खरीद कर लाया था? तो इल्तुतमिश खरीद कर लाया था। इल्तुतमिश के बाद से ही यह गुलाम वंश में मौजूद था। सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद कौन बने थे सुल्तान? बहराम शाह। तब बहराम शाह को भी देखा, रुकनुद्दीन फिरोज को भी देखा। उसके बाद रजिया का शासन भी देखा, बहराम शाह का भी शासन देख लिया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का भी देख लिया। उसके बाद इसके दामाद कौन था? नसरुद्दीन महमूद का भी शासन देख लिया। यानी 5 सुल्तानों का शासन अपने काल में ये देख चुका था और सारी षड्यंत्र जो था, सभी बातें गुलाम वंश के जान चुका था। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब गुलाम को खरीदने इल्तुतमिश गए थे, मतलब उस समय बाज़ार लगता था गुलामों का, तो इनको जब खरीदने गए थे तो काफ़ी नाटा था, मोटा भैंसा टाइप के, मतलब काला था। तो इनको कोई खरीद नहीं रहा था। तो इसको भाई बोले कि हमको ले चलिए, हम आपके यहाँ रहेंगे। तो बोले कि चलो भाई, अपने से गुलाम बोल रहा है आने के लिए, तो इसको लेकर चलते हैं। तो लेकर जब गए तो दरबार में जब गए तो सभी लोग देख के हंस रहे थे कि किसको उठा कर ला दिए हैं। मतलब एक ऐसा, मतलब गुलाम काफ़ी ताकतवर होते थे पहले के ज़माने। नहीं लेकर आए थे, नाटा काला एकदम भैंसा टाइप का था, चेहरा भी बेकार था। बस लोग देखकर मतलब मजाक उड़ा रहे थे दरबार में कि इसको लेकर जब बलबन को आए थे, तब बलबन जो था इसको काफ़ी लोग दरबार में चिढ़ाया करते थे। तो अब मान लेते हैं कि शुरू से 5 शासन देखा था और बचपन से ही लोग इसके साथ में
बागी दरबारी लोग भी रहे थे, तो कोई इसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि काफ़ी नाटा था, मोटा था। अब एक बैग जब वो सुल्तान बन जाए तो पहले से मान लेते हैं कि हम लोग की अगर कोई हम लोग के साथ में खेला है, कोई डीएम बन जाए तब भेटाई तो हमने क्या कहल जाए काल बारी मैंने बोलेंगे कि नहीं कि अरे बाबू उतने इज्जत से तो बोलेंगे नहीं कि भाई डीएम बन गए हमने के संग ही पढ़त रहे। तो उसी तरह क्या हुआ था कि इसमें थी बलबन क्या हो गया, सुल्तान बन गया। अब कोई इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो इस षड्यंत्र इसीलिए पहले उसका दामाद थी ससुर बना, उसके बाद वहाँ पर अब सबसे हम लोग जानते हैं कि 40 तुर्क सुल्तान सरदार जो थे उसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश। और हमेशा दिल्ली के शासन पर वही 40 तुर्क सरदारों का प्रभाव था, किसको राजा बनाना है, गद्दी से हटाना है, सब में उन्हीं का षड्यंत्र चलता था। तो बलबन यह बात भांप चुका था कि यदि यह लोग रहते हैं 40 तुर्क सरदार तो हमको हमारा शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सुल्तान बनते ही इसका पहला काम था कि तुर्क ए चहलगामी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी 40 तुर्क सरदारों का जो दल था उसको ख़त्म कर दिया। प्रथम काम था इसका कि इसको पहले हटाओ कि शासन से पहले इनका हट जाए। उसके बाद अपने विरोधियों को दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। जो लोग हंसते थे, मतलब इनका विरोध में थे, हंसते बोल रहे हैं, विरोध में थे, उनको दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो इतिहास में पूछता है कि 40 तुर्क सरदार को किसने समाप्त किया था, मतलब दल को किसने समाप्त किया, 40 दल को, तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन अपनाई थी। और उसके बाद बलबन अपनाया था। उसके बाद एक और था राजत्व सिद्धांत। पूछता है कि राजत्व का सिद्धांत जो है किसने अपनाया था, तो राजत्व का सिद्धांत बलबन ने अपनाया था। अब राजत्व क्या है, राजत्व के बारे में समझ लेंगे कि राजत्व जो है वह होता है कि राजत्व के दो मुख्य बातें थी। प्रथम थी कि राजत्व में कि जो सुल्तान होगा, मतलब राजा या सुल्तान होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का भेजा हुआ, मतलब प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है। उनका कहना था किसका, राजत्व सिद्धांत के अनुसार। 2 नंबर में राजत्व सिद्धांत की मुख्य बातें थी कि राजा को यानी सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश समझ में आता है, निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, अपना मन से शासन चलाए। तो इसके मुख्य 2 बात थी कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा को यानी सुल्तान को कैसा होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग अभी देखे थे कि नाटा था, मोटा लोग दरबार में इसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। तो क्या किया कि अपने विरोधियों को, मतलब जो दरबार में जो लोग थे इनकी मतलब इज्जत नहीं करते थे, उनके लिए 2 जो नियम था वो दरबार में लागू कर दिया था, सिजदा और पैगोश। सिजदा और पैगोश। सिजदा क्या होता था, पैगोश क्या होता था। दरबार में 2 नियम लागू किया था, सिजदा और पैगोश का। सिजदा में होता था कि लोग आकर राजा के आगे सिर झुकाते थे कि जहाँ पनाह, इस तरह नहीं किया जाता है, तो उसको सिजदा बोला जाता है। और पैगोश में राजा मतलब लेट कर और सुल्तान के पैर को चूमा जाता था। मतलब तो जितने लोग ज़्यादा हीरो बन रहे थे कि मतलब जब दरबार में आता था तो लोग उठते भी नहीं थे, हंसने लगते थे कि ये राजा बन गया है, सुल्तान बन गया। उन लोगों के लिए 2 नियम लागू कर दिया कि जब भी हम दरबार में आएंगे तो सब किसी को खड़ा होके जो भी होगा दरबार में पहले सिजदा में जाएगा और पैगोश अपनाएगा, मतलब कि राजा के चरण को चूमेगा। यानी तो पूछता है कि सिजदा और पैगोश जो नियम है किसके समय में चालू किया गया था, तो बलबन के समय में चालू किया गया था, सिजदा और पैगोश। बलबन के समय एक और जो था, नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत हुई थी। नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत हुई थी बलबन के समय में। यानी नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने किया था, तो बलबन नवरोज़ मनाता था अपने दरबार में। उसके बाद इसके जो नवरोज़ हो गया, और अपने आप को जिले इलाही, इसको भी याद रखेंगे कि जिले इलाही पद से विभूषित किया था, मतलब अपने आप को नवाजा था। जिले इलाही का मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब, तो अपने आप को जिले इलाही पद से विभूषित किया था कि हम जिले इलाही हैं, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। नवरोज़ त्यौहार, ये सब सिजदा पैगोश हो गया, राजत्व हो गया,
इस सब को हम लोग देखेंगे अभी ख़त्म। इसके बाद जो है बलबन के बाद और शासक आते हैं, वो काफ़ी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बलबन के बाद आता है कैकूबाद। कैकूबाद और एक और आते हैं, दोनों को देख लेंगे। शमसुद्दीन क्यूमर्स। कैकूबाद, ये दोनों मिलकर 1287 से लेकर 1290 तक शासन करते हैं। कैकूबाद जो है अपने शासन के दौरान लकवाग्रस्त हो गया था, यानी कैकूबाद को लकवा मार दिया, मर गया। उसके बाद शमसुद्दीन कैमूर से सुल्तान बना 1290 में। मतलब ये लोग बेकार थे, एकदम कोनो काम लायक नहीं थे। शमसुद्दीन कैमूर से जो था, अब जो दिल्ली सल्तनत में गुलामगंज जो था काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, सारे प्रजा में त्राहिमाम मच चुका था कि अब कोई शासन चलाने वाला नहीं है, ये लोग तो सब नाम मात्र के थे। इसी समय 1290 में जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश पर, मतलब शमसुद्दीन कैमूर पर हमला कर इसको हरा कर, इन्हें मार कर, और किस वंश का, खिलजी वंश का नींव डालते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे कि खिलजी वंश की क्या मतलब पूरा स्टोरी क्या था, किस तरह। थैंक यू।